दोस्तों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, ये पूछा गया है कि नैतिकता जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया गया है वो किस लिए किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक व्याख्या या फिर क्या है नीति निर्देशांक तत्व। तो जो नैतिकता है, नैतिकता की जो बात की गई है वो इस नैतिकता की तो किस लिए की गई है, तो वो की गई है न्यायिक व्याख्या के लिए। किसके लिए की गई है, न्यायिक व्याख्या के लिए इस शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है। राष्ट्रपति जो लेता है परामर्श जो लेता है किससे लेता है, प्रधानमंत्री से, संसद से, सर्वोच्च न्यायालय से या फिर मंत्री परिषद से। जब भी कभी राष्ट्रपति को कोई भी काम होगा तो वो किससे परामर्श लेगा, हमेशा 143 के तहत, तो किससे भाई, सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, किससे लेगा वो, सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेगा, अपना परामर्श ले सकता है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा, परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। उसका मन है उसे मानने या ना माने, लेकिन क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है ना। मूल संरचना सिद्धांत का मतलब है प्रस्तावना, है ना, ध्यान रखना क्या है, प्रस्तावना, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, उद्देशिका। तो ये पूछा गया कि इस मामले का जो संबंध है वो किससे है, तो आप सभी को पता ही है। तो इसमें ऑप्शन है गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी। तो कौन से किस मामले में है, तो वो है केशवानंद भारती। ठीक है, ध्यान रखना, जिसने मूल ढांचे की बात करी थी तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल का केस था। भारतीय संघ की प्रकृति किस प्रकार की है, भारतीय संघ की प्रकृति किस प्रकार की है। तो भारतीय जो संघ है हमारा, जो उसकी प्रकृति है, पूर्ण संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक या फिर परिसंघ। तो हमारे यहाँ पर कैसी है, जैसे कठोर एवं लचीला है, उसी तरह से क्या है, अर्ध संघात्मक। हमारे यहाँ की प्रकृति कैसी है भाई, अर्ध संघात्मक। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस संशोधन से बदली गई है ना, ध्यान रखना। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो जो बदली गई है, कौन से संविधान संशोधन से, 31वां, 42वां, 44वां या फिर 84वां। तो वो कौन सा है भाई, तो वो कौन सा है, अपना 84वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा क्या है, लोकसभा की क्या कर दी गई, अधिकतम सदस्य संख्या कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखा, अधिकतम सदस्य संख्या नहीं 552। ठीक है, 550 भी इसको बोल सकते हो आप, दो इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है भाई राज्यसभा का राष्ट्रपति, सॉरी सभापति, तो कौन होता है, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, वेतन का आधार भी यही है, ध्यान रखना। यानी कि वेतन जो मिलता है उपराष्ट्रपति को किस आधार पर मिलता है, तो किसके आधार पर, सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का, यही इसका मेन कार्य है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या फिर फ्रांस से। तो कहाँ से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, तो वो लिए गए कहाँ से भाई, अपने आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, अपने क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे, देखेंगे अपनी तैयारी कितनी है कितनी नहीं, है ना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, आपको ये बताना है। तो 61वां, 69वां, 73वां या फिर 74वां। तो पंचायती राज व्यवस्था आप पढ़ोगे कौन सी, उसमें 11वीं अनुसूची में पढ़ोगे, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन। अनुसूची पूछी तो कौन सी भाई, आपकी 11वीं अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी अनुसूची, तो 11वीं। संविधान संशोधन पूछा तो कौन सा भाई, अपना 73वां। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद की बात करी है पिछली वीडियो में भी, आपको से मैंने आपको डिफाइन करा था ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, है ना। 14 समता समानता का, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता, इसमें कई प्रकार की है, ए से लेकर ई तक की, है ना। फिर 21वां प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, फिर है 32वां संवैधानिक उपचार। तो कौन सा है संविधान की आत्मा, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 32। किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा। किसको, आर्टिकल 32 को। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो संघ सूची में जो विषय हैं हमारे, वे कितने हैं कुल मिलाकर, तो वे कितने विषय हैं भाई, 97। कितने विषय हैं अपने, 97। पहले कितने थे, तो 100 थे।
पहले कितने थे 100, अब कितने हैं 97। न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? तो न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे? संसद से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से या फिर मीडिया से। तो न्यायिक की बात हुई है, यानी कि न्याय की बात हुई है, तो न्याय कहाँ पे होगा? तो वो कहाँ पर होगा भाई? अपना न्यायपालिका में। आपको थोड़ा सोचना भी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपको आंसर देने का एक हिंट देती है, तो आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है, फिर उसके बाद क्या है आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाना बस एकदम डायरेक्ट कुछ भी। ध्यान से समझेंगे ना। भारत में नागरिकता का आधार क्या है? भारत में जो नागरिकता है हमारी, उसका एक आधार है। वो आधार क्या है? रक्त, भूमि, दोनों या कोई नहीं। तो नागरिकता का आधार क्या है? तो ब्लड भी है और भूमि भी है, दोनों ही है। तो दोनों है, इसमें ध्यान रखना। तो कौन सा है भाई? दोनों। यानी कि या तो हमारा क्या होगा इसमें, यहाँ पे संबंध होगा किससे, या फिर भूमि का क्या है? कोई भी भूमि क्या है भारत में मिला ली जाए, क्या कर ली जाए? भारत में मिला ली जाए। तो जब कोई भूमि भारत में मिल जाएगी तो वो वे भी क्या होंगे? भारतीय होंगे, और भारत में नागरिकता का वो क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेन जो है, मेन में क्या है? रक्त है, ध्यान रखना। यहाँ पे बात करेंगे किसकी? मेन की, रक्त की। वैसे दोनों है यहाँ पे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये आप सभी को क्वेश्चन पता ही है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हुए? नेहरू, बी.एन. राव, अंबेडकर या फिर पटेल। तो कौन थे भाई? अपने बी.एन. राव। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे? बी.एन. राव। नेक्स्ट देखेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें कौन भाग नहीं लेगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या संसद सदस्य। तो संसद सदस्य तो यही है, लोकसभा, राज्यसभा, यही तो संसद है। तो क्या बचा अपना? विधानसभा। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बचा? विधानसभा, क्योंकि ये क्या है? राज्य विधानमंडल का अंग है। किसका अंग है भाई? राज्य विधानमंडल का अंग है। ये राज्य विधानमंडल का अंग है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, और ये कहाँ है? केंद्र की बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशांक तत्व किस प्रकार के होते हैं? है ना, कैसे होते हैं राज्य के निर्देशांक तत्व? तो कैसे होते हैं? न्यायालय द्वारा लागू, नैतिक दायित्व या फिर विधिक अधिकार या फिर दंडनीय। तो राज्य की नीति, नीति मतलब अपने आप से बात करेंगे, नीति यानी कि नैतिक क्या है हमारा? यो दायित्व है। कैसा दायित्व है भाई? नैतिक दायित्व है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त आयोग की सिफारिश किस पर बाध्यकारी होती है? वित्त आयोग की सिफारिश किस पर बाध्यकारी होती है? तो किस पर होगी? वित्त आयोग की सिफारिश किस पर बाध्यकारी? बाध्यकारी नहीं होती, ये चीजें ध्यान रखना। क्या हुआ? बाध्यकारी नहीं है। ये जो आयोग है किसी से बाध्य नहीं है, तो यानी कि किसी पर नहीं। ध्यान रखना, किस पर भी नहीं। वित्त आयोग किसी से बाध्यकारी नहीं है भाई, वो अपना आयोग है एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे जुड़ा है? एक व्यक्ति एक वोट, वोट से ही समझ गए किस चीज से जुड़ेगा? न्यायपालिका से, चुनाव से, संसद से, राष्ट्रपति से। तो वोट का मतलब चुनाव से, तो किससे जुड़ा हुआ है भाई? चुनाव से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है। तो कितनी अनुसूची है भाई संविधान में? 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो कौन करेगा भाई? वो करेगा अपना राष्ट्रपति। किसकी? 148 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत सरकार का लेखा जोखा इसी के पास होता है। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का जो सबसे छोटा अनुच्छेद है तो कौन सा है? 1, 2, 3, 4। तो कौन सा है? केवल एक। ध्यान रखना, इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, बस इतनी सी बात लिख रही। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 35 में, 1937 में, 1947 में, 1950 में। तो संघीय न्यायालय की बात हो रही, पुराने टाइम की बात हो रही, तो वो कब हुई थी? 1937 में। ठीक है, ध्यान रखना, संघीय न्यायालय, क्योंकि संघीय शब्द का प्रयोग तो यहाँ संविधान में हुआ ही नहीं है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आप सभी को पता है। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को क्या है? अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान क्या करे गए थे? अपनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना भाई। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या होगी? महाभियोग की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, संसद की शक्ति
किस स्रोत में आती है ना, संसद की शक्तियां किस स्रोत में आती है, राष्ट्रपति में, जनता में, संविधान में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो संसद की जो शक्ति आएगी वो किसके अंतर्गत आएगी, तो किसके अंतर्गत भाई, अपने संविधान के अंतर्गत आएगी। ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है, यानी कि न्याय जो पुनर्वलोकन होगा उसका आधार क्या है, मौलिक कर्तव्य, मूल संरचना, संसद या राष्ट्रपति। तो वो क्या होगा, मूल संरचना, यानी कि जो पहले से ही लिखा हुआ है तो वही न्यायिक पुनर्वलोकन की आधार होगा। हिमालय की उत्पत्ति किस प्लेट से हुई है, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन या फिर प्रशांत से। तो प्रशांत तो महासागर है, ध्यान रखना। तो किससे हुई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन से क्या हुई है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट के अंदर ऐसा क्या है कि जिसे उसे क्या होता है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। खनिज के कारण, वर्षा के कारण, प्रजातीय विविधता के कारण या फिर जनसंख्या के कारण। तो जैसे ही हम पश्चिमी घाट की ओर चलेंगे तो वहां पे क्या पाई जाएगी, प्रजातीय विविधता, है ना। प्रजातियों का अलग अलग होना ही उसकी क्या है, पहचान है अपने आप में। तो मानसून की वापसी किस मास से होती है ना, मानसून की जो वापसी होगी तो वो किस महीने से होगी, अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से या नवंबर से। तो जब भी मानसून बदलेगा तो कब से होगा मानसून की वापसी, तो भाई कब, सितंबर से। ठीक है, ध्यान रखना, सितंबर माह से मानसून की क्या होती है, वापसी होती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा तो कहाँ पर होती है, भारत के किस राज्य में होती है, तो कहाँ पर, मेघालय में। और मेघालय में कौन सा है, कौन सी जगह है, वो भी कौन सी, मासिन राम में। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी, मासिन राम में। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, लाल मिट्टी जो पाई जाती है उसमें किस तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, लोहा की या फिर मैग्नीशियम की। तो लाल में हमेशा ध्यान रखना किसकी कमी होती है, तो वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कमी के कारण ही उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। गंगा डेल्टा का निर्माण किस प्रकार का है, तो गंगा डेल्टा जो बनते हैं वे किस कारण से बनते हैं, नदी के कारण, ज्वालामुखी के कारण, अपर्दन के कारण या फिर निक्षेपण के कारण। तो जब भी कभी डेल्टा बनेगी, गहराई जो बनेगी वो किसके द्वारा बनेगी, हमेशा निक्षेपण के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, किसके द्वारा, निक्षेपण के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, आप सभी को पता ही है ना, सदाबहार वन की बात चल रही है, रिपीटेड मानो, मैंने पिछले उसमें सोल्यूशन बताया था आपको कि कैसे क्या हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो कहाँ है, गोदावरी में, कच्छ में, सुंदरबन में या फिर महानदी में। तो कहाँ पर पड़ेगा मैंग्रोव वन, तो वो पड़ेंगे अपने सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पर क्या है, किस किस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का एक डेल्टा बनेगा जिसको क्या बोल रहे हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है, तो कितने राज्यों में कुल मिलाकर है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल जो फैला हुआ है वो कितने में फैला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे भाई, कितने में, 3 में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, कितने में फैला हुआ है, 3 में। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है, तो दक्कन ट्रैप जो है, जो दक्कन का पठार है, यानी उसकी बात यदि मैं करूं तो किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है, अवसादी से, अग्नेय से, रूपांतरित से या फिर जैविक से। तो दक्कन की यदि बात करेंगे तो वो कैसी चट्टान है, अग्नेय चट्टान है। ठीक है, ध्यान रखना, कैसी चट्टान है, दक्कन की, तो कैसी है, अग्नेय चट्टान से बना है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में है, इसमें थोड़ी मिस्टेक थी भाई इसमें, नेक्स्ट देखो। समुद्री ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, समुद्री ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, यानी समुद्री जो ज्वार भाटा है, जो धरातल पर ज्वार भाटा आती है उसमें जो मुख्य कारण है वो किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या फिर हवा का। तो ये कहाँ है, पृथ्वी का बिल्कुल भी रोल कभी मत लेना गलती से। तो ये जो होता है तो किसके कारण होता है, चंद्रमा कारण, यानी कि चंद्र ग्रहण की स्थिति के कारण ही क्या होगा यो, या सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी जब भी होगा तो किस कारण होगा, चंद्रमा के कारण होगा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण इसी को ही क्या है, आरोपित माना जाता है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। पश्चिमी घाट की बात हुई है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम अपने पश्चिमी घाट को, सह्याद्री। ठीक है, ध्यान रखना, उसका हम क्या बोलेंगे, सह्याद्री उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आप सभी को पता ही है। तो सबसे प्राचीन कौन सी है, तो हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या फिर विंध्याचल। तो सबसे प्राचीन की यदि मैं बात करूं तो वो कौन सी है, अरावली। यदि मैं नवीन की बात करूं, नई की बात करूं तो वो कौन सी है भाई, ध्यान रखना, हिमालय। हिमालय के बाद अभी कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं बनी है। भारतीय उपमहाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की यदि मैं बात करूंगा तो किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको बताना है। ये स्थिति है भारत की यहाँ पे, तो कौन सा बैठेगा भाई, उत्तरी और दक्षिणी या पूर्वी, दोनों। तो इसमें आन रहा भाई उत्तर पूर्व बैठेगा, ध्यान रखना, उत्तर पूर्व। सवाल में थोड़ी मिस्टेक है तो दोनों में बैठेगा, इन दोनों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्वी में। ठीक है, ये मिस्टेक है सवाल में थोड़ी सी, लेकिन आपको बता दिया मैंने।
भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो भारत का जो समय है वो किस पर है, कितने उस पर है? तो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर, 84.5, 80, 90। तो कितना है? तो कुल मिलाकर कितना है? 82.5 पूरी देशांतर, और कितना आगे है? तो 5.5 घंटे क्या है? आगे है। ठीक है, ध्यान रखना कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अक्षांश देशांतर की वीडियो आप मेरी देख लेना, उससे बिल्कुल एक एक पॉइंट आपकी पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कोरियोलिस बल किससे संबंधित है ना? कोरियोलिस बल जो कार्य करता है वो किस पर करता है? वर्षा पर, पवन पर, समुद्र पर, या फिर ताप पर? तो कोरियोलिस बल जो चलता है तो वो किस पर काम करता है? तो किस पर? अपने पवन पर, है ना। पवन किस बताई जाती है? कोरियोलिस बल के कारण ही पवन क्या है? इधर से इधर होती है, अपनी दिशा बदलती है। ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गर्मियों का जो मानसून बनेगा उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, या फिर सभी से? तो कहाँ से होगा भाई? ग्रीष्मकालीन का जो होगा तो वो कहाँ से आवा है? बंगाल की खाड़ी से उठ के आता है ना, ध्यान रखें। कहाँ से आता है? बंगाली खाड़ी से। वैसे तो सभी जगह से है, लेकिन मेन भारत की यदि बात करें तो बंगाली खाड़ी से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, या फिर कामेट? तो कौन सी है? आप सभी को पता ही है, तो कौन सी है? कंचनजंगा। ये कहाँ की है? नेपाल की, है ना, ध्यान रखना। विश्व स्तर पर यदि पूछा जाएगा तो एवरेस्ट, और भारत की पूछी जाएगी तो कंचनजंगा। ठीक है। सबसे लंबा नदी तट वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबा नदी तट वाला, समुद्री तट नहीं, कौन सा पूछा? नदी तट वाला राज्य कौन से, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है? नदियों का पाया जाएगा तट। तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल? तो सबसे ज्यादा नदी तट जो पाए जाते हैं वो अपने किस में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है ना? भारत की जो जल विद्युत परियोजना है, यानी भारत की जो सबसे बड़ा बांध होगा वहीं पे सबसे बड़ी क्या होगी? जल विद्युत परियोजना होगी। तो भाखड़ा, टिहरी, सरदार सरोवर, या फिर कोयना? तो वो कौन सा है? अपना भाखड़ा नागल बांध, जिस पर क्या है? सबसे ज्यादा विद्युत परियोजना है भारत की। भारत में सर्वाधिक तटीय राज्य किसके पास है ना? भारत में सबसे ज्यादा तटीय राज्य किसके पास है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, या दोनों बराबर है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप सभी को पता ही होगा सबसे ज्यादा जो तट है तो किसके पास है? अपने पूर्वी तट में है। ध्यान रखना, जो क्या है? सर्वाधिक तट के लगे हुए राज्य हैं, राजस्थान के एरिया के सारे, मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब। तो भारत में भू स्खलन सर्वाधिक कहाँ होता है ना? यानी कि भूमि का जो स्खलन होता है तो कहाँ पर होता है? दक्कन में, हिमालय में, थार में, या फिर गंगा के मैदान में? तो भूमि का जो सर्वाधिक स्खलन हो रहा है वो तो कहाँ पर हो रहा है? तो वो कहाँ पर भाई? अपना हिमालय में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर हो रहा है? हिमालय में। नेक्स्ट है भाई, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या फिर तेलंगाना? तो सबसे यदि पठारी की बात करेंगे तो वो कौन सा है? अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना, जहां पर पठारे पाई जाती है। मानसून ब्रेक किस क्षेत्र में अधिक प्रभावी होता है? मानसून ब्रेक मानी मानसून जो रुक के चलेगा सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे किस क्षेत्र में चलेगा? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर में, या तटीय क्षेत्र में? तो सबसे ज्यादा जो ब्रेक लेके चलेगा तो कहां पर चलेगा? उत्तर भारत में, है ना। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है? तो किसमें? गंगा के मैदान में, दक्कन के पठार में, या हिमालय के क्षेत्र में, या फिर मरुस्थल में? तो मरुस्थल में नहीं मिलने वाले, हिमालय के पर्वतीय चोटी पे इतने मिलने वाले नहीं है, पठारों में तो मतलब ही नहीं। तो कौन सा बना? गंगा का मैदान, है ना, जो अपना मैदानी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या घनत्व है। मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है ना? मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है? मानव की बात करी है, ये आपकी बात समझ में आनी चाहिए। तो खगोल से, चिकित्सा से, जीव विज्ञान से, या भौतिकता से? तो मानव की बात कहाँ पे होगी? जीव विज्ञान के अंतर्गत होगी, तो जीव विज्ञान से संबंधित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? डीएनए जो है वो किस प्रकार से काम करता है? यानी कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, या फिर वर्ताकार? तो किस रूप में काम करता है भाई? ध्यान रखना, डीएनए किस पर काम करता है? किस में? दो उसमें, है ना, डबल में काम करता है। डबल हेलिक्स में क्या करता है? काम करता है। कौन? डीएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो नियम है तीसरा वो किससे संबंधित है? जड़त्व का, त्वरण का, क्रिया प्रतिक्रिया का, या फिर गुरुत्व का? तो ये तो क्या है? पहला नियम है। ठीक है, फिर जड़ त्वरण, तो त्वरण का दूसरे में आओगा। तो तीसरा कौन सा हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का, है ना, ध्यान रखना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही क्या है? न्यूटन का नियम है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन जो हमारी परत है वो किस परत में पाई जाएगी? सौम मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या फिर बाह्य मंडल में? तो ओजोन जो परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है भाई? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत ही हमें क्या करेगी? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
ठीक है। पीएच मान 7 से कम क्या दर्शाता है, यानी कि पीएच मान जो है अगर 7 से कम है तो उसे हम क्या बोल लेंगे, क्षार बोल लेंगे, अम्ल बोलेंगे, उदासीन बोल लेंगे या फिर नमक बोल लेंगे। तो ध्यान रखना, यदि 7 से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल। और 7 से ज़्यादा, 7 से क्या है, ज़्यादा है तो क्या बोल लेंगे उसको भाई, क्षार। और यदि कितना है, केवल 7, यदि कितना है, केवल 7, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, उदासीन बोल लेंगे। बात समझ में आ गई भाई, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को खासकर। आरबीआई मौद्रिक नीति किसके लिए बनाता है ना। आरबीआई जो मौद्रिक नीति है वो किसके लिए बनाएगा, यानी कि मौद्रिक यानी कि मुद्रा की जो नीति चलेगी कहाँ पर चलेगी, सरकार में, बैंक में, अर्थव्यवस्था में या उद्योग में। तो सारा का सारा मैटर किस चीज़ का है, तो किस चीज़ का है भाई, अर्थव्यवस्था का। तो मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाए, अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। मुद्रास्फीति जो करेंगे, यानी किसी तरह किसी भी चीज़ का क्या है, लेन देन अगर हम करेंगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उत्पादन पर, क्रय शक्ति पर, निर्यात पर या फिर कर पर, टैक्स पर। तो मुद्रास्फीति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो उस पर क्रय शक्ति पर, यानी खरीद पर, उस पर क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस क्षेत्र में आता है ना। एफडीआई ने फंडिंग जो आती है सबसे ज़्यादा वो किस क्षेत्र से आती है, टैक्स जो मिलते हैं, कृषि से, सेवा से, खनन से या रक्षा से। तो सबसे ज़्यादा किससे मिलेंगे, तो वही अपना सेवा कर है ना। सबसे ज़्यादा जो पैसा आने वाला है वो किससे है, सेवा कर से, या फिर दूसरा क्या है, ट्रेन, रेल से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ना। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या आरबीआई का गवर्नर। तो कौन होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, तो किसको बनाया गया है भाई, ध्यान रखना, किसको, प्रधानमंत्री को बनाया गया है। ठीक है, सॉरी, जीएसटी परिषद का, जीएसटी परिषद का किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, वित्त मंत्री का। ठीक है, ध्यान रखना, किसको बनाया गया है, वित्त मंत्री का जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, ये भी बिल्कुल अभी फंडिंग की बात कर रहा था मैं, तो किसका होता है, तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होगा, तो सेवा कर का है ना, ध्यान रखना। जो स्कूल टीचर हो, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो सब सेवा कर में आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनाया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगा वो किससे बनेगा, कोयला से, प्राकृतिक गैस से, जल से या तेल से। तो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनता है वो किससे बनता है भाई, जल से। ठीक है, ध्यान रखना, शैवाल किससे तैयार किया जाता है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मिशन किस वर्ष शुरू हुआ, भारत का पहला सेमीकंडक्टर मिशन किस वर्ष शुरू हुआ, तो किस वर्ष, 20 में, 21 में, 22 में या फिर 23 में। तो पहला जो सेमीकंडक्टर शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 2022 में शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। क्वांटम कंप्यूटिंग किस पर आधारित है ना, तो क्वांटम कंप्यूटिंग किस पर आधारित है, तो बिट पर, क्यूबिट पर, बाइट पर या फिर नैनो पर। ये क्या है, एक मुद्रा की क्या है, नाम है, उन पर ध्यान रखना। तो किस पर है, क्वांटम क्यूबिंटन, तो ध्यान रखना ये क्या है, क्यूबिट पर। तो किस पर है भाई, क्यूबिट पर। ठीक है, क्वांटम। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रसारित हुआ है, यानी कि डिजिटल जो बनाया गया है विश्वविद्यालय को, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, तो दिल्ली से, केरल से, गुजरात से या फिर कर्नाटक से। तो भारत का जो पहला डिजिटल विद्यालय है उसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, तो ध्यान रखना वो कहाँ से हुई थी, अपना गुजरात से शुरू हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। लाइफ मिशन किससे संबंधित है ना, लाइफ मिशन, लाइफ की बात चल रही है ना, जीवन को बचाना है, लाइफ का मिशन यही तो है, अच्छा बनाना है। तो उसका जो संबंध है किससे है, ऊर्जा से, पर्यावरण से, शिक्षा से या स्वास्थ्य से। तो सबसे जो मेन है इसमें ऑप्शन वो कौन सा है, तो पर्यावरण। यदि पर्यावरण सही है तो आपका लाइफ मिशन भी सक्सेसफुली है ना, पर्यावरण खराब तो आपका लाइफ भी खराब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है आपको पता ही है, तो वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है अपना, इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। भारत का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया था, है ना, ध्यान रखना। तो भारत का जो पहला निजी अंतरिक्ष मिशन था अपना पर्सनल था, तो वो किसने करा था, इसरो ने, स्काई रूट ने, डीआरडीओ ने या फिर हाल ने। तो वो किसने करा था, स्काई रूट ने करा था। ठीक है, ध्यान रखना, किसने करा था भाई, स्काई रूट ने सबसे पहला क्या करा था, अंतरिक्ष में लॉन्च करा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, क्यूरिंग को, जॉन मैकार्थी को, न्यूटन को या फिर आइंस्टीन को। तो किसकी आर्टिफिशियल की बात करी तो किसने करा था, जॉन मैकार्थी ने इसको क्या करा था, शुरू करा था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उसका जनक बोला जाता है। भारत में 5G सेवाएं कब शुरू की गई थी, है ना, जो 5G अभी चला था, 5G लॉन्च हुआ था, तो ये कब से हुआ, 2020 से, 21 से, 22 से या फिर 23 से। तो 5G जो शुरू हुआ है अपना कब से शुरू हुआ भाई, 2022 से। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को। नेट जीरो का संबंध किससे है,
नेट जीरो का संबंध किससे है? तो बेरोजगारी से, कार्बन उत्सर्जन से, या जनसंख्या से, या जीडीपी से। तो नेट जीरो यानी कि जीरो करना किस चीज को? तो ध्यान रखना, कार्बन के उत्सर्जन को क्या करना है? जीरो करना है। तो नेट जीरो का संबंध किससे है? कार्बन के उत्सर्जन से है। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण कहां पर हुआ है? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई गई है वो कहां पर चलाई गई? चेन्नई में, हैदराबाद में, हरियाणा में, या फिर दिल्ली में। तो वो ध्यान रखना कहां पर हुई है? अपनी हरियाणा में। ठीक है, याद रहेगी। तो कहां पर हुई है? अपनी हरियाणा में। क्रिस्पर है ना, ध्यान, क्रिस्पर तकनीकी किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो क्रिस्पर जो कंपनी है कैसी है? यानी कृषि को क्षेत्र से है। यदि मैं बात करूं तो आईटी से, जैव विविधता से, अंतरिक्ष से, या फिर रक्षा से। तो किससे है भाई? वो अपनी जैव प्रौद्योगिकी का है ना, ध्यान रखना। जैव प्रौद्योगिकी को क्या करना है? इसको देखना है इसमें। डिजिटल करेंसी किसके द्वारा जारी की जाती है ना? डिजिटल जो करेंसी जो चलेगी अपनी सबसे पहले, तो वो डिजिटल के जो लॉन्च करा जाएगा वो सबसे पहले किसके द्वारा जारी की जाती है? सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, या आईएमएफ के द्वारा। तो ध्यान रखना, डिजिटल करेंसी जब भी शुरू, करेंसी की जब भी बात होगी तो कहाँ से शुरू होगी? आरबीआई से शुरू होगी। ठीक है, ध्यान रखना, वो डिजिटल हो या फिर नॉन डिजिटल हो। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप सभी को पता ही है। तो कहाँ पर है विश्व बैंक का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी है ना, ध्यान रखना कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वन नेशन वन राशन कार्ड किससे संबंधित है? आप सभी को पता ही है। तो राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड मतलब, राशन मतलब खाद्य, तो सीधा सिस्टम है। तो कहां से? खाद्य सुरक्षा से। नेक्स्ट है भाई, भारत का पहला एआई आधारित न्यायालय कहां पर है? यानी कि एआई जो सिस्टम चला है वो सबसे पहले जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो भारत का जो पहला एआई आधारित न्यायालय चला है तो वो कहां पर शुरू हुआ है? ध्यान रखना भाई, तमिलनाडु में। दक्षिणी क्षेत्र बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। क्वांटम मिशन की घोषणा किस बजट में हुई थी? है ना, ध्यान रखना। ये पूछा गया कि कौन से बजट में क्वांटम की बात करी गई थी? बीट्स थे जो अभी मैंने आपको बताया था, मुद्रा के नाम थे। तो 21, 22, 23, 24। तो क्वांटम मिशन जो चला था वो कब चला था? 2023 में। इसमें जो बजट में जो इसकी बात हुई थी कि क्वांटम पर क्या है, गेम खेले जाएंगे। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पहला स्वदेशी यानी अपना जो विमान वाहक जो बनाया था उसका नाम क्या रखा गया था? वो आप सभी को पता है। तो उसका नाम क्या था? विक्रांत था। ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम था उसका? विक्रांत। ब्लैक चेन तकनीक का उपयोग किस में होता है? ब्लैक चेन है ना, यानी कि एक दूसरे जुड़ते हुए चलेंगे। ब्लैक चेन तकनीकी का खेती में नहीं, क्रिप्टो, स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा। तो ब्लैक चेन तकनीक है ना, तो वो किससे हुआ है? क्रिप्टो से। ये एक क्या है? क्रिप्टो भी क्या है? एक करेंसी का नाम है। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? महिला से, मिसाइल से, अंतरिक्ष रक्षा से, या फिर शिक्षा से। तो मिशन जो शक्ति जो ध्यान रखना किससे संबंधित है? तो वो आंतरिक रक्षा से संबंधित है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है भाई? आंतरिक रक्षा से। G20 में भारत की अध्यक्षता कब हुई? कब थी, है ना, जो भारत ने अध्यक्षता करी थी कब करी थी? तो वो करी थी 2023 में। ध्यान रखना, इसकी जो कब करी थी अध्यक्षता G20 की? तो 2023 में करी थी। भारत का पहला राष्ट्रीय जल मिशन किस योजना का भाग है? भारत का पहला राष्ट्रीय जल मिशन किस योजना का भाग है? तो NAPCC, PMKSSKY, अमृत, या जल जीवन। तो ध्यान रखना, जल जीवन पे बिल्कुल भी मत जाना। तो वो था क्या? NAPCC। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप सभी को पता ही है। तो कहाँ पर है WHO का मुख्यालय? तो अपना कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डार्क नेट का संबंध किससे है? डार्क नेट है ना, डार्क यानी कि कैसा? डार्क मतलब काला है ना, कुछ भी डार्क हो सकता है। नेट का संबंध किससे है? खगोल से, साइबर अपराध से, मौसम से, या फिर रक्षा से। तो डार्क नेट का जो संबंध है वो किससे है? ध्यान रखना भाई, किससे? साइबर अपराध से है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ये सब आप अपने उसमें देखेंगे। ठीक है।